जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं और इसके साथ-साथ इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर इस वक़्त जो बहरान है बिजली के बिलों के हवाले से और जितनी भी हड़तालें, जुलूस और जलसे हो रहे हैं, इसका हमारी स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो सकता है? इसके साथ-साथ रिज़ल्ट्स का सीज़न भी है, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ले रही है। कंपनीज़ जो हैं वो कुछ जो है वो अपनी प्रॉफ़िट शेयरिंग कर रही हैं शेयर होल्डर के साथ। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनसे या जिनकी जो है वो हिस्ट्री रही है कि वो कुछ ना कुछ एंड ऑफ़ द ईयर जो है वो शेयर होल्डर के साथ कुछ ना कुछ जो है वो अपना प्रॉफ़िट शेयर करती हैं, वो नहीं कर रही। इसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ रहा है इस वक़्त। मार्केट के अंदर जो मूव है, वो ख़ालिसतन टेक्निकल मूव है और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यकीनन उनके लिए कुछ सरप्राइज़ हो सकता है। तो बेहतर ये है कि जो मार्केट की सपोर्ट है, वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने सिर्फ़ 80 पॉइंट्स निकाले, लेकिन मार्केट का हाई जो था वो बहरहाल इतना बुरा नहीं था, लेकिन लो जो है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि इतना बुरा था। मार्केट एक रेंज बाउंड रही और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़बरें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं उसका इम्पैक्ट ले रही है। इन्वेस्टर की सोच अब ये है कि अगर ये मामलात जो कि इस वक़्त हंगामा आराई की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, अगर ये लिंगर ऑन करते हैं तो इसका मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। वजह क्या है? इस पर हम थोड़ी-सी बात करते हैं, वीकेंड है, थोड़ा टाइम है, फिर हम मार्केट की तरफ भी आते हैं डायरेक्टली। इस वक़्त जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि भारी बिल्स पर हंगामी इजलास, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अवाम को रिलीफ़ देने की हिदायत। देखिए, इस वक़्त हकीकत क्या है, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन हमारे सामने जो हक़ाइक़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ नज़र आ रही है कि निगरान गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि जो वो करने जा रही है। और इसके साथ-साथ मुल्क के अंदर जितने भी ये जलसे-जुलूस और एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं, अगर आप गौर कीजिए, तो ये सारे एक लिंक्ड हैं ये एक-दूसरे के साथ। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो लाहौर में है, वो भी उसी दिन मुज़ाहरा करता है और एक बंदा जो क्वेटा में है, वो भी उसी दिन मुज़ाहरा करता है। ये चीज़ें सारी जो हैं, ये आपस में प्लान्ड हैं। इसके साथ अगर आप जो हमारी 2 जमातें हैं, ख़ास तौर पर एक एमक्यूएम और दूसरा जमात-ए-इस्लामी, इन दोनों की अगर आप हरकतें चेक करें, तो ये सारी की सारी इस तरफ जा रही हैं कि ये सपोर्ट करेंगी इन तमाम मामलात को, अफ़रा-तफ़री को और इन सब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है और वो इलेक्शन को वक़्त पर ना होना है। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जनरेट होती है, तो इससे जो ज़ाहिर-सी बात है, एक उनके पास जो है वो बहाना आ जाएगा कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं है, लिहाज़ा हम इलेक्शन वक़्त पर नहीं करवा सकते। और अगर ये मामला जो कि यकीनन ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमारी जो आईएमएफ की डील है, वो भी खतरे में पड़ेगी। तो जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है, वो इन चीज़ों को सूँघता है और वो इसमें से अपना मतलब निकालता है कि यार अगर ऐसा हो जाता है, तो इसमें मेरे पोर्टफ़ोलियो को क्या नुकसान होगा। तो फ़िलहाल बज़ाहिर जो है, ये एक जो है वो यूँ समझ लीजिए कि नूरा कुश्ती होती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस वक़्त जो मार्केट की जो टेक्निकल मूव है, इससे फ़ायदा उठाते हुए अगर हमारे शेयर्स के अंदर कुछ हमें अच्छी पोज़ीशन मिलती है तो प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो कम अज़ कम स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। ये लोग जो काम करने जा रहे हैं, वो इनके करने का नहीं है। इनके आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक था निगरान हुकूमत का और वो ये था कि आप इलेक्शन वक़्त पर करवाएँगे और डे टू डे के जो रूटीन मैटर्स हैं, वो आपने हल करने हैं। अब ये जो है ये बनने चले हैं तीस-मार खां, तो इसका नुकसान तो इस मुल्क को पहले ही बहुत हो चुका है। तो मेरा ख़्याल है कि इनकी इन हरकतों की वजह से स्टॉक मार्केट को नुकसान होगा। तो मेरी राय गलत भी हो सकती है, तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, लेकिन इस वक़्त जो नज़र आ रहा है वो यही है। तो जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने बहरहाल इन चीज़ों का पूरा इम्पैक्ट लिया है और अगर हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम्स बहुत कम थे जुमेरात की निस्बत, तो इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर इतना अच्छा नहीं है। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें एक्साइड और एटलस हैं। इनके भी ज़ाहिर-सी बात है रिज़ल्ट्स आने वाले हैं और कुछ लोग सिर्फ़ महज़ रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं।
इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी हुआ है, भी मेट्रोपॉलिटन बैंक है। इन दोनों बैंक्स ने बहरहाल अच्छा पे आउट्स दिए हैं, जिसकी वजह से ये अपर कैप्स हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड को आज दूसरा था, मेरा ख्याल है एक और लग जाएगा एंड देन मेरा ख्याल है कि ये अपनी जस्टिफाइड प्राइस से निकल जाएगा। इसके बाद अगर कोई मज़ीद इसमें बैठने की कोशिश करेगा, तो यकीनन वो नुकसान होगा। उसके बाद लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। देन अगर हम मार्केट का ओवरऑल जायज़ा लें, तो बहरहाल मार्केट में हमें नेगेटिव ट्रेंड तो हम नहीं कह सकते, मिला-जुला रुझान कह सकते हैं। क्योंकि 70 पॉइंट्स का निकलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी इंडेक्स में से, हम इंडिविजुअल शेयर्स की बात नहीं कर रहे। मिला-जुला सा रुझान है। वो इंस्टीट्यूशंस जिनके हवाले से पॉज़िटिव राय है, उसमें अभी भी बाइंग जारी है। उसमें अभी भी लोग जो हैं वो अपनी पोज़ीशंस बनाए हुए हैं, या वो कंपनीज़ जो कि अच्छे पे आउट्स जो हैं वो दे रही हैं। कुछ पे आउट्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। अनाउंसमेंट्स के हवाले से जुमे वाले दिन की सिचुएशन क्या रही, ताकि कुछ हमें आइडिया हो सके कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा सकते हैं आने वाले दिनों में। जुमे वाले दिन की हम अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं, तो सेंचुरी इंश्योरेंस जो है इसने ₹1.39 की ईपीएस शो की है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और दिया दिलाया तो है ही कुछ नहीं इसने। उसके बाद पाकिस्तान केबल है, इसकी ईपीएस बहुत अच्छी है, और अगर हम इसकी ईपीएस को देखें इसके गुज़िश्ता साल के साथ, तो ईपीएस तो अच्छी थी, लेकिन इसने अपने ईयर एंडेड पर कुछ नहीं दिया, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली आया है इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ आप ज़रूर देखिए, अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जी हमें मार्केट के फंडामेंटल्स को भी देखना चाहिए, हमें इसके टेक्निकल्स को देखना चाहिए, और हमेशा हम इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन साथ में आपने ये भी देखना होता है कि मार्केट जिस जगह पर एग्ज़िस्ट करती है, पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर लोगों की या इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है वो क्या है? हमारी एक टिपिकल साइकोलॉजी है, और हम ये कहते हैं, क्योंकि जो सेठ है वो भी वहाँ का है, और जो इन्वेस्टर है, ये शेयर होल्डर है, वो भी वहीं का है। तो दोनों में टसल जो है वो बराबर की चलती है। सेठ का दिल नहीं करता कि मैं अपनी जेब से कुछ पैसे जो हैं, जो प्रॉफ़िट शेयरिंग है वो मैं करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इन्वेस्टर है वो कहता है जी हमें मिला कुछ नहीं, कंपनी प्रॉफ़िट में है तो हम क्या करें? तो ये एक बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। लिहाज़ा अगर आपकी पूरी की पूरी मेंटालिटी जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में काम करने वाली है, और आप इंटरनेशनल में काम करने जा रहे हैं, तो आपको यकीनन नुकसान होगा। क्योंकि हमारी सोच कुछ और है। इंटरनेशनल जो बायर या सेलर होता है, उसकी जो माइंड मेकिंग है वो डिफरेंट होती है। वो किसी और तरीके से सोचता है। अब देखिए ₹14 की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है, लेकिन दिया-दिलाया चूँकि कुछ नहीं है, इसलिए लोअर लेग के करीब जो है ये बंद हुआ था शेयर। आगे चलते हैं, समिट बैंक है, इस ये तो ख़ैर है ही नेगेटिव में, इसको छोड़ते हैं। पाकिस्तान री-इंश्योरेंस है। अब एक चीज़ और देखिए, सेम डे में ये शेयर जो है ये ₹6.30 तक जाता है, या ₹6.29 तक जाता है, देन ये ₹6 का लो लगाता है। अब ये इतनी ज़्यादा जो इसके अंदर फ्लक्चुएशन है वो क्यों है? अगर आप इसकी अर्निंग देखें, तो वो 64 पैसे की है, और अगर आप इसकी प्राइस देखें तो वो ₹6 की है इस वक़्त, रफली अराउंड। लेकिन आप साथ में ये भी देखें कि इसका ये जो रिज़ल्ट है वो सेकंड क्वार्टर का है। अब जिस वक़्त आपने इस मेंटालिटी को मद्देनज़र रखते हुए किसी शेयर की तरफ जाना है, तो फिर आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि शेयर जो है उसकी अर्निंग क्या है? वो आपने ईपीएस देख ली। फिर आप ये देखिए कि उसने कुछ दिया है या नहीं दिया, इसको देखने से पहले आप ये देखें कि ये उसका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है या कि किसी क्वार्टर का रिज़ल्ट है। फिर आप उस शेयर की हिस्ट्री में जाके देखिए कि आया कि उसकी हिस्ट्री क्या कहती है। अब ये शेयर जो है, ये देता ही पे आउट्स जो है ये अपने ईयर एंडेड पर है। तो फिर हमें एक्सपेक्टेशन इसमें रखनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ़ एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आज की पूरी वीडियो में आप यूँ समझ लीजिए कि मेन क्रक्स जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है उसकी रंगबाज़ियाँ, और दूसरा हमने ये देखना होता है कि पे आउट्स के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत जो है ना बोर्ड मीटिंग के हवाले से बड़ा हवा क्रिएट कर दिया जाता है। बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई, घुस जाएँ, बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट आ गया, निकल जाएँ, पे आउट्स को देख लें, ये कर लें, फलाँ कर लें, फलाँ कर लें। तो एक जो एनालिसिस है, या जो आप यूँ समझ लीजिए कि एक जो अंडरस्टैंडिंग है किसी शेयर के हवाले से, वो नहीं बनती। हम सिर्फ़ इस चीज़ में होते हैं कि पे आउट जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई, बाय कर लो, अनाउंसमेंट हो गई, सेल कर दो।
कोई पता नहीं कि वो कंपनी जो है उसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, वो कंपनी करती क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या कहती है। तो ये जो है ना, ये इसको डीप एनालिसिस नहीं कहते, इसको कहते हैं डे बाय डे, या जिस यूँ समझ लीजिए कि बस हमने एक चीज़ सीख ली है कि जी यहाँ पर ऐसे हो तो हमने ऐसे कर देना। तो इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ना ही लर्निंग होती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस लेकिन चूँकि मेंटालिटी ये है, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर नज़र आ जाता है और लोगों के टेक्निकल एनालिसिस उड़ जाते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, अगला है जी वो एजीआईएल का है, एग्री ऑटोज़ का है। इसकी ₹1.23 की जो है वो नेगेटिव अर्निंग है। देखें जितने भी ऑटोमोबाइल्स के हैं, अब मज़े की बात उस दिन की आपको मैं बताऊँ, पार्क सुजुकी वाले जो हैं वो उन्होंने अपना जो उनका प्लांट है उसको बंद करने का जो है वो नोटिफ़िकेशन दिया। शेयर जो था वो ₹5 ऊपर था। अब बात सोचने वाली है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? चीज़ें बड़ी जो है ना वो एक-दूसरे के अपोज़िट चलती हैं। उसके बाद पार्क सुजुकी ये आ गया जी इसका, ₹39 की इसने ईपीएस दी है। पे-आउट्स इसका कुछ नहीं दिया, लेकिन बहरहाल चूँकि अर्निंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए अब ये भी आप सोचिए कि ₹39 की अर्निंग कहाँ से आ गई? इनका प्लांट तो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। ये चीज़ें सोचिए कि ये हो क्या रहा है? बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कि इनका प्लांट अगर आप गुज़िश्ता पूरे 1 साल का जायज़ा लें, इनके अनाउंसमेंट्स पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि कितने दिन इनका प्लांट चला है, एक बात। इनकी अगर आप सेल्स उठा के देखें, तो आपको पता लगेगा कि सेल्स किस तरफ जा रही हैं, दूसरी बात। लेकिन ईपीएस जो है इनकी ₹40 आ रही है, वो भी सिर्फ़ सेकंड क्वार्टर की। ये कहाँ से आ गई? इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये कंपनीज़ जो हैं, ये लोकल कंपनीज़ नहीं हैं। इन्होंने किसी न किसी हवाले से अपना पैसा पाकिस्तान से जो है वो निकालना होता है। इसलिए ये बहुत सारे मामलात ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर करते हैं। इन चीज़ों का हमें साथ-साथ जायज़ा लेना चाहिए। आगे चलते हैं जी। स्नोफी वालों को छोड़ें, ये इतना इन नहीं है। एजीपी की अर्निंग सिर्फ़ 43 पैसे की है। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एजीपी का शेयर तकरीबन ₹50 पर ट्रेड कर रहा है। ईपीएस कितनी है? 43 पेंस कहने लगा था, 43 पैसे। अब आप चले जाइए पीछे, मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा हटा दूँ ताकि ये बात समझने की जो है वो ज़रूरत है हमें यहाँ पर। एजीपी का शेयर है, सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग है वो देता है आपको 43 पैसे की, शेयर तकरीबन ₹50 के लगभग जो है वो ट्रेड हो रहा है। देन पाकिस्तान री-इंश्योरेंस है, अ, कहाँ गया जी पाकिस्तान री-इंश्योरेंस, अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। ये आ गया। इसकी अर्निंग कितनी है? 64 पैसे की। उससे तकरीबन कोई 25% ज़्यादा है और शेयर कितने पे ट्रेड हो रहा है? ₹6 पे। सो पॉइंट टू बी नोटेड। बात करने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ़ एक ही चीज़ को नहीं देखना होता। हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि कोई शेयर ट्रेड कितने पर हो रहा है, उसने कुछ दिया है या नहीं दिया, वो एक अलग चीज़ है। अब आप ये मत कहिएगा कि जी वो शेयर जो है वो फार्मास्यूटिकल का है और ये शेयर जो है इंश्योरेंस का है। यार हमें इस चीज़ के साथ कोई लेना-देना नहीं है कि कोई शेयर जो है वो इंश्योरेंस का है या वो बैंकिंग सेक्टर का है या वो मैन्युफैक्चरिंग का है। हमने तो ये देखना है भाई कि हम पैसे कितने लगा रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल सकता है। सिंपल सी बात है। हमें जो है वो सारी की सारी हमारी कंसंट्रेशन जो है ना वो हमारे पैसे के ऊपर है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ज़रूर देखा करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी शेयर हों। इसके साथ आप ये देख लीजिए, बैंक ऑफ खैबर है, मेरा ख़्याल है ₹11-12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। ऊपर-नीचे हो तो माफ़ कीजिएगा। इसकी आप अर्निंग देख लीजिए, ₹68 68 पैसे की है। यानी कि 25% तकरीबन ज़्यादा है एजीपी से। तो इसके कंपैरेटिवली आपने देखना होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद कोलगेट पामोलिव है, उसकी ₹42 की अर्निंग है, ₹5 का डिविडेंड है, दैट्स गुड। देन एटलस इंश्योरेंस है, इसकी ₹1 की अर्निंग है और दिया-दिलाया इसने कुछ नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि साथ में सेकंड क्वार्टर है। जितने भी हमारे फाइनेंशियल और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इनकी जो ईयर एंडेड है वो दिसंबर में होती है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। हबीब मेट्रोपॉलिटन का है, माशाल्लाह इसने ₹5 कमाए, सारे दे दिए। उसके बाद यूनिलीवर है, उसकी ₹72 इसने दिए हैं डिविडेंड के और 200, लेकिन ये शेयर बहुत महँगा है ना, हमने तो कभी नहीं इसमें ट्रेड किया। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है, ₹3 का शेयर है। आप देखिए, ये भी बात सोचने वाली है।
3 साढ़े 3 रुपए का शेयर है और 70 पैसे की अर्निंग है इसकी। अगर आप इस शेयर को बैंक ऑफ खैबर के साथ जो है वो अगर आप कंपेयर करेंगे, तो अर्निंग सेम है और प्राइस के अंदर कितना फ़र्क है, ये तकरीबन को 11 से 12 रुपए पे ट्रेड होता होगा। आज नहीं मैंने देखा लेकिन आप देख लीजिएगा। अगर हम इसको 12 रुपए का फ़र्ज़ करें, तसव्वुर कर लें और वो साढ़े 3 की बजाय अगर हम उसको फ़र्ज़ करें 4 रुपए का कंसीडर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 का फ़र्क है कि जितने में 1 शेयर जो है वो आपको बैंक ऑफ खैबर का मिलता है, उतने में 3 शेयर आपको बैंक ऑफ पंजाब के मिल जाते हैं। अब अगर आप इसकी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी आप ज़हन में रखें। अगर आप बैंक ऑफ पंजाब को डायरेक्टली अगर आप 12 रुपए के ऊपर ले जाएँ, तो इसकी ऑटोमैटिकली अर्निंग जो है वो 3 रुपए की हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि किस शेयर के अंदर आपने अपना पैसा डालना है। तो उम्मीद है कि आज काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं और सादा-सा जायज़ा लेते हैं अपनी कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक की सूरत-ए-हाल इतनी बुरी नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी आपके साथ जो है वो शेयर किया था कि हमें जो है वो 47,000 का स्टॉप लॉस लेना है और वो जिन्होंने लिया है, उनको लेना चाहिए। इंटरेस्ट की बात करें तो मार्केट में इस वक़्त जो है वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। जैसा कि हमने पहले बात की डायरेक्टली ताल्लुक है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लिंक किया जाएगा इलेक्शंस के साथ, वो डिले होंगे और इस मुल्क के साथ एक मर्तबा फिर जो है वो नुरा कुश्ती होगी और उसका नुकसान अवाम को होगा क्योंकि अवाम जो है वो ट्विटर और फेसबुक को फ़ॉलो करती है, वो ये नहीं देखती कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। बस ठीक है फिर हमें भुगतना होगा, वो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है। आखिर में सिर्फ़ इस बात का जो है वो आपसे गुज़ारिश होगी कि पैसा आपका है, सोच समझ कर इस्तेमाल करें, लेकिन पोर्टफ़ोलियो में रुओ-बदल जो है वो आप ज़रूर करते रहें हर गुज़रते हुए वक़्त के साथ। आने वाले दिनों में मंडे, ट्यूज़डे को भी सिचुएशन जो है वो इसी तरह से ज्यों की त्यों चलती हुई नज़र आ रही है। हाँ, अगर कोई आज रात को जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो कोई खुशखबरी सुनाते हैं, कोई अपनी पटारी में से नया साँप निकालते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाज़ा अगर हम इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करता हुआ देखें, तो मंडे वाले दिन मार्केट पर डिप्रेशन जो है, वो कायम रह सकता है, अगर निगरान हुकूमत की तरफ से कोई खबर नहीं सुनाई जाती। तो देखिए कि क्या बनता है। आपका पैसा है, सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए और बाकी ठीक है, पाकिस्तान के जो हालात हैं इंशाअल्लाह इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसी तनख्वाह पर गुज़ारा करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।